हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड टुडेज सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू एडिटोरियल एंड एज यूजुअल हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे इसमें। हिंदी एक्सप्लेनेशन, वोकैबुलरी और ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स, रूल्स जो अक्सर मैं अपने सेशन में करता हूँ। वी विल गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग। सो मैं मिलता हूं आपको इस सेशन के लास्ट में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हिंदू एडिटोरियल है, आप देख सकते हैं वेल्थ ऑफ लिख्यानी। इसको क्या पढ़ सकते हैं? लैक्यूनाई कह सकते हैं। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? लैक्यूनाई। लैक्यूनाई का मतलब क्या होता है? कमी, अभाव। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसका मतलब आप कह सकते हैं स्कार्सिटी। स्कार्सिटी, ठीक है, स्कार्सिटी कह सकते हैं, लैक कह सकते हैं, LAC के लैक कह सकते हैं, शॉर्टेज कह सकते हैं, शॉर्टेज भी इसको कहा जा सकता है। ओके, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि लैक्यूनाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है? कमी या अभाव कह सकते हैं, शॉर्टेज। तो यहाँ पर जो वेल्थ ऑफ लैक्यूनाई, इसका मतलब कमियों का अंबार कह सकते हैं। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? कमियों का अंबार जो है देखने को मिल रहा है। कहाँ पे? ये जो आगे जो बात कही जा रही है वेल्थ का मतलब यहाँ पे क्या है? बहुत सारी कमियां, कमियों का अभाव। ऑन दी कुदानकुलम न्यूक्लियर प्लांट डेटा लीक। अच्छा, ये जो बात कही गई है किसके ऊपर है? ये जो कुदानकुलम जो है, न्यूक्लियर प्लांट जो है, वहां पर डेटा लीक के ऊपर ये बात कही गई है, जहाँ पे डेटा लीक हुई है। तो इसी के संदर्भ में एडिटर ने यहाँ पे ये कहा कि ये कमियों का अंबार है। ओके, द वेल्थ ऑफ लिथेनाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? साइबर सिक्योरिटी को लेकर, यानी साइबर सुरक्षा को लेकर लेकर ट्रांसपेरेंसी को लेकर, यानी कि पारदर्शिता जो है, आर नॉन निगोशिएबल इन वाइटल इंस्टॉलेशंस। यानी कि ये निगोशिएबल नहीं है, यानी कि ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, टॉलरेट करने के लायक नहीं है। जब बात हो किसकी? वाइटल इंस्टॉलेशन की। जब इसको इंस्टॉलेशन किया गया, इसको स्थापित किया गया, उसकी बात कही जा रही है। आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं एडिटोरियल पे। The ransomware attack against a contractor involved in the Kudankulam nuclear power project is concerning, even if nothing threatening the plant's integrity was stolen. तो कहा जा रहा है कि ये जो रैंसमवेयर अटैक है, अभी रैंसमवेयर अटैक क्या होता है? अटैक का मतलब यहाँ पे खतरा कह सकते हैं। अटैक का एक मतलब क्या होता है? आक्रमण भी होता है, लेकिन अटैक का मतलब यहाँ पे खतरा होता है। रैंसमवेयर का मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए हार्डवर्ड्स, इसके मीनिंग्स और हिंदी मीनिंग, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी रखे हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके और आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाए और आपकी वोकैबुलरी भी क्या है? ग्रो करे, डेवलप करे। ओके, तो रैंसमवेयर का मतलब यहाँ पे क्या है? मेलिशियस सॉफ्टवेयर दैट लॉक्स डेटा एंड डिमांड्स पेमेंट, यानी फिरौती मांगने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आपका डेटा लीक कर दिया जाता है और एक कॉल आता है या आपको एक मैसेज आता है, जहां से आपको क्या डिमांड किया जाता है? रैंसम, यानी फिरौती की रकम आपसे डिमांड की जाती है। किसके बिहाफ में? आपको डेटा को सही सलामत आप तक पहुंचाने के लिए। सो दैट द होल प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? रैंसम अटैक। तो इन सारे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रैंसम अटैक कहा जाता है। अब इसको समझते हैं। द रैंसम अटैक अगेंस्ट अ कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व इन द कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इज कंसर्निंग, यानी कि ये जो कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में शामिल एक कॉन्ट्रैक्टर पर रैंसमवेयर अटैक की बात कही गई, चिंता की बात है। भले ही प्लांट की इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचाने वाली कोई चीज चोरी नहीं हुई है। तो ये इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि इवन इफ, हालांकि, नथिंग इज थ्रेटनिंग द प्लांट्स इंटीग्रिटी वाज स्टोलन, यानी कि प्लांट की जो इंटीग्रिटी है, यानी कि इंपॉर्टेंट दस्तावेज ऐसा समझ सकते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब यहाँ पे क्या? अखंडता, ईमानदारी। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग अ स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल, जिसको कि ऑनेस्टी या अपराइटनेस कह सकते हैं। इसका जो एंटोनिम्स होगा डिसऑनेस्टी और करप्शन होगा। तो आप इसको समझ सकते हैं।
तो हालांकि इसमें कहीं कोई चोरी की बात नहीं की गई है, इसकी अखंडता अभी तक बनी हुई है, ऐसा कुछ चोरी नहीं हुआ है, यानी घबराने वाली कोई बात नहीं है ना। इस प्रोजेक्ट में ऐसी कुछ चोरी चोरी नहीं हुई है। लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या एडिटर कहना चाहता है। इन 2019 2019 में मालवेयर वाज फाउंड ऑन द सेम फैसिलिटीज एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क। तो यानी कि ये कहा जा रहा है कि 2019 में इसी प्रकार का क्या है, एक मालवेयर जो है, मालवेयर क्या होता है, एक प्रकार का कह सकते दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो चीजों को अफेक्ट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चीजों को अफेक्ट करता है, यानी कि जिसको हैक करने का वो बोल सकते हैं कि मालवेयर आपके सिस्टम में अपलोड कर दिया जाता है और जिससे कि आपका पूरा सिस्टम क्या ठप हो जाता है। सो दिस काइंड ऑफ अ प्रोसेस मालवेयर वाज फाउंड ऑन द सेम फैसिलिटीज एडमिनिस्ट्रेटिव। अब यहाँ पे देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क, यानी कि इसी प्रकार का पाया गया था। कहाँ वाज फाउंड, इस ये देखिए पूरा का पूरा पैसिव है, यहाँ पे वाज फाउंड मालवेयर पाया गया था। द सेम फैसिलिटीज एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि इसी प्रकार की जो फैसिलिटी थी एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क में, यानी कि मालवेयर पाया गया था। बट लेकिन जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का यूज हुआ तो एक तरफ सही बात होगी और एक तरफ नेगेटिव या पॉजिटिव बात होगी। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर नेगेटिव बात की गई तो इससे बचने के उपाय को आगे दिखाया होगा। द NPCIL maintained that the operational reactor network was unaffected। तो यहाँ पे बात कही जा रही है किसकी, यहाँ पे बात की जा रही है NPCIL की। NPCIL क्या है, एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, NPCIL का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप इसको समझ सकते हैं कि ये एक संस्था है जिसने सारी चीजों को मेंटेन किया था, बनाए रखा था, दैट द ऑपरेशनल रिएक्टर नेटवर्क वाज अनअफेक्टेड, ताकि जो ऑपरेशनल नेटवर्क रिएक्टर नेटवर्क है, यानी कि जो सारी कार्य व्यवस्था है जहां से ये सारे एग्जीक्यूट होते हैं प्लान, उससे वो क्या है अनअफेक्टेड है, जिसपे उसका प्रभाव ना पड़े। तो आप देख सकते हैं वाज अनअफेक्टेड, यहाँ पे क्या है, हालांकि यहाँ पे नॉट अफेक्टेड भी लिखा जा सकता था, वाज नॉट अफेक्टेड, ताकि उसके उस पर प्रभाव ना पड़े। लेकिन यहाँ पे एडिटर ने क्या है अनअफेक्टेड का यूज किया है, जो कि क्या है वो है उसका प्रभाव न पड़े, यानी कि अनअफेक्टेड या कि ये एडजेक्टिव है, माफ कीजिएगा, तो ये क्या है एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है प्रभाव विहीन, जिसमें प्रभाव न पड़े। ओके, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं ताकि चीजें और आपको अच्छे से समझ में आ सके। आगे देखते हैं। द न्यू इंसिडेंट एक्सटेंड द सेम थिंग। अभी जो नई जो घटना हुई है, इंसिडेंट का मतलब अब ये जो नई जो घटना हुई है इसी बात को आगे बढ़ाती है, यानी कि सेम चीज फिर से हुई है। तीसरे पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा, द न्यू इंसिडेंट एक्सटेंड द सेम थिंग। नई घटना जो है फिर से इसी बात को क्या सामने लाती है कि फिर से ये घटना हुई, यानी कि इसका मतलब ये है, एडिटर ये कहना चाहते हैं कि ये घटना फिर से यानी पहले भी हो चुकी है और ये घटना फिर से हुई है। चलिए इसको आगे समझते हैं। India's breach disclosure regime is inconsistent and often plainly opaque। तो यहाँ पर देखते हैं इंडियाज ब्रीच, ये सब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंडियाज ब्रीच डिस्क्लोजर रिजीम, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं एपिस्ट्रोफे एस का यूज किया गया है जेनेटिव केस है। ऐसे केसेस में क्या होता है, ये सब्जेक्ट के इसके पहले भी नाउन होता है और इसके बाद भी नाउन होता है, इसको जेनेटिव केस कहते हैं। तो यहाँ पे ब्रीच का मतलब क्या है, ब्रीच का मतलब है उल्लंघन या भंग करना, वायलेशन। ये जो भारतीय डिस्क्लोजर का रिजीम का व्यवस्था का जो उल्लंघन है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट एंड ऑफन प्लेनली ओपेक, जो कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। भारत का जो ब्रीच डिस्क्लोजर है सिस्टम जो है ये एक जैसा नहीं है और अक्सर ये क्या है साफ तौर पर साफ नहीं होता है। ओपेक का मतलब क्या होता है, धुंधला, ठीक है। ऐसे लिक्विडिटी होता है, यहाँ पे इसका जो मीनिंग है आगे आ गया है, दूसरे स्लाइड में देख सकते हैं। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, यानी कि अनक्लियर और मर्की कह सकते हैं, धुंधला कह सकते हैं, और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा,
ट्रांसपेरेंट और क्लियर। तो ओपेक का मतलब क्या है, धुंधला यहाँ पे। चलिए, तो अक्सर से ये क्या है, धुंधला रहा है और इनकंसिस्टेंट रहा है। ये एडिटर कहना चाहते हैं पूरी व्यवस्था जो है, यानी कि हमारे न्यूक्लियर प्लांट डेटा का जो बात है, साइबर सिक्योरिटी की बात है, उसकी बात कही जा रही है। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अफेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू बिलीव admitting a breach will damage public confidence, share prices, contracts and invite regulatory scrutiny। तो इसको समझते हैं पहले, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे कहा जा रहा है अफेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन इससे अफेक्ट हुए हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नाउन है और अफेक्टेड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव है। थोड़ा क्लियर कर दो इसको। यानी कि अफेक्ट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, और ऑर्गेनाइजेशन नाउन है जो कि इसको स्पेसिफाई कर रहा है। अफेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो ऑर्गेनाइज इससे अफेक्ट हुआ है, प्रभावित हुआ है, टेंड टू बिलीव, वो ऐसा मानते हैं, एडमिट करते हैं, यानी कि वो एडमिट करते हैं, यानी कि ऐसा स्वीकारते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं कि ब्रीच, यानी कि ब्रीच कहने का मतलब अभी हम लोग ने क्या देखा था, ब्रीच का मतलब क्या आता है, यानी कि ये जो उल्लंघन हुआ है, भंग हुआ है, वायलेशन हुआ है, विल डैमेज पब्लिक कॉन्फिडेंस, और ये पब्लिक के कॉन्फिडेंस को क्या करेगा, डैमेज करेगा, यानी उस पब्लिक जनता का जो विश्वास है उसको ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, डैमेज करेगा, यानी कि नुकसान पहुंचाएगा। यानी कि ये लेखक किसके बारे में कह रहा है, एडिटर, कि जो चीजें घटना हुई है जिसको कि हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। शेयर प्राइजेस, और इससे क्या होगा, शेयर के प्राइजेस में वृद्धि होगी। कॉन्ट्रैक्ट्स में भी क्या है, उसमें भी डेटा में क्या है, परेशानी होगी, यानी कि उसका भी उल्लंघन होगा। एंड इनवाइट रेगुलेटरी स्क्रूटनी, अब यहाँ पर जो है इनवाइट रेगुलेटरी स्क्रूटनी कहने का मतलब, अब कॉन्ट्रैक्ट भी खराब होंगे और रेगुलेटरी की जांच भी होनी चाहिए। इनवाइट रेगुलेटरी स्क्रूटनी, यानी कि इन सब चीज को सही करने के लिए क्या करना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए रेगुलेटरी स्क्रूटनी को, जांच को, ताकि वो इस पर क्या है, कोई कार्य कर सके, कोई कदम उठाए इसको पता लगाने के लिए, इसको सही करने के लिए। सो दैट इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस। चलिए सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे ब्रीफ, इसको समझ लेते हैं। ये मैंने स्पेशली रखा है कि पूरा जो एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हैं इधर, इन सबका यहाँ पे क्या है, एक ब्रीफ रखा गया ताकि आप इन सबको समझ सके, सारे पॉइंट्स को। A ransom attack on contractor linked to कुदनकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट has led to data leak। यानी कि एक ransomware अटैक होता है किस पे, एक कॉन्ट्रैक्टर पे, जो कि जुड़ा हुआ है किससे, कुदानकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से, और जिसका ये एक परिणाम है। लीड टू का मतलब क्या होता है, कॉज टू या रिजल्ट इन। ये मैंने अपने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया है, रिजल्ट इन, जिसका कारण क्या बना, लीक, डेटा लीक, यानी कि बहुत सारी डेटा जो थी, बहुत सारी डेटा जो इंपॉर्टेंट सीक्रेट जो डेटा है वो क्या है, लीक हुई है। वाइल कोर सिस्टम आर सेफ, हालांकि ये कोर सिस्टम जो है, यहाँ पर देख सकते हैं वाइल से यूज किया गया सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है कि एक तरफ सही होगा, एक तरफ गलत होगा। हालांकि कोर सिस्टम जो यानी कि जो मुख्य, चीफ कह सकते हैं, मेन कह सकते हैं, वो अभी तक सुरक्षित है। द इंसिडेंट एक्सपोजेस सीरियस गैप्स इन साइबर सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब ये जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है, ये दिखाता है, उजागर करता है सीरियस गैप्स को। सीरियस गैप्स का मतलब जो बहुत ही चिंताजनक, जो दोनों के बीच में गैप है, सिक्योरिटी और उसके रख रखाव में, इसमें जो गैप है, जो लीकेज है, उसको दिखा रहा है। किसमें, साइबर सिक्योरिटी और उसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर, उसकी पारदर्शिता को लेकर। आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं अगले स्लाइड में, स्लाइड 2 देखते हैं। सो इसलिए they tend to ease their language in public statement and avoid disclosure until compelled। पहला ये जो वर्ड है, ये क्या कह रहा है, और इसलिए ये पब्लिक स्टेटमेंट में अपनी भाषा को आसान बनाते हैं और मजबूर होने तक डिस्क्लोजर से बचते हैं। यानी कि ये बात की जा रही है सरकार के बारे में, यानी कि वहां के जो सिस्टम व्यवस्था, उसके बारे में एडिटर कह रहा है। इसलिए दे किसके लिए आया है, वो पूरे सिस्टम व्यवस्था को जो देखते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो व्यवस्था देखना, उसके बारे में बात कही जा रही है। टेंड टू ईज, वो बहुत ही शांत रहते हैं, ये दिखाते हैं,
उनकी लैंग्वेज में बहुत ही शांत होती है, कहाँ, इन पब्लिक स्टेटमेंट, जब वो पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं उस समय। एंड अवॉइड, और साथ ही साथ वो अवॉइड करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, टालते हैं डिस्क्लोजर अंटिल कंपेल्ड, यानी कि उस डिस्क्लोजर को, डिस्क्लोजर कहने का मतलब यहाँ पे हो गया क्या, उन सारी बातों को जहां तक कि वो छुपाने की क्षमता रख सकते हैं जब तक कि वो उजागर ना हो जाए। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे इसके ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। वर्ड क्लासिफिकेशन, शो यहाँ पे क्या है, एक कंजंक्शन है जो कि सेंटेंसेस को यहाँ पे क्या है, जोड़। दे यहाँ पे क्या है, दे सब्जेक्ट है। टेंड यहाँ पे वर्ब है। टू प्लस V1 आप देखते हैं, टू ईज का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं आप क्या, कंफर्ट, रेस्ट, रिलीफ, यानी कि शांति कह सकते हैं आप, है ना। देयर लैंग्वेज, वो अपने आप को शांत रखते हैं, अपने भाषा को, इन पब्लिक स्टेटमेंट, जब भी वो पब्लिक में स्टेटमेंट देते हैं अपनी बातों को रखते हैं। और अवॉइड, नजरअंदाज करते हैं, डिस्क्लोजर अंटिल कंपेल्ड। अब यहाँ पे डिस्क्लोजर का मतलब क्या है, डिस्क्लोजर यहाँ पे क्या है, खुलासा या प्रकटीकरण करना। द एक्ट ऑफ मेकिंग इंफॉर्मेशन नोन, इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या है, रिविलेशन, पब्लिकेशन है। इसका जो एंटोनिम्स है वो क्या है, कंसीलमेंट और विथहोल्डिंग, यानी छिपाना, कंसील करना या उसको रोक लेना। ठीक है, वो जब तक इसको डिस्क्लोज नहीं करते जब तक कि उसको क्या है, मजबूर ना किया जाए, कंपेल्ड ना किया जाए। ठीक है, तो अंटिल यहाँ पे क्या है, ये एज अ क्या है, एक प्रपोजिशन का यूज किया गया, अंटिल कंपेल्ड, जब तक कि उनको मजबूर ना किया जाए। ठीक है, आगे स्टेटमेंट में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मेनी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो लैक मेच्योर इंसिडेंट रिस्पॉन्सेज कैपेबिलिटीज, नॉट uncommonly because they treat cyber security as a matter of compliance rather than necessity। तो कह सकते हैं कि बहुत सारे मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, अब ऑर्गेनाइजेशंस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। ऑर्गेनाइजेशंस के आप प्लूरल काउंटेबल है, और यहाँ पे मेनी क्या है, डिटर्मिनर है। तो मेनी के बाद जब भी कोई सब्जेक्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाम, यानी प्लूरल में होगा। ऑल्सो यहाँ पे एडवर्ब है लैक, अब इसका वर्ब क्या है, यहाँ पे लैक है। मेच्योर इंसिडेंट रिस्पॉन्सेस कैपेबिलिटीज, नॉट अनकॉमनली because they treat cyber security as a matter of compliance rather than necessity। तो ये जो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी क्या है, ये इस चीज को महसूस करते हैं, यानी कि लैक, उनमें भी कमी है मेच्योर इंसिडेंट रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज की। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब यह कि पब्लिक जानकारी के मुताबिक कह सकते हैं, पब्लिक incident mature incident response capabilities, not uncommonly because they treat cyber security as a matter of compliance। compliance का यहाँ मतलब क्या है, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। compliance का मतलब क्या है, act of complying with rules और standard, अनुपालन करना। ठीक है, इसका synonyms क्या है, adherence, conformity और violation, और which इसका क्या है, antonyms है। तो ये क्या कह रहा है कि कई ऑर्गेनाइजेशन में मेच्योर इंसिडेंट रिस्पॉन्स की, यानी कि उसकी योग्यता की कमी होती है। जो कोई नई बात नहीं है, यानी कि जो कोई ये जो बात है वो नहीं, ये जो बात कही जा रही है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या अपने डेटा को छिपाते हैं गवर्नमेंट से और उसको हमेशा हिडन वे में रखते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, इट्स नॉट अ न्यू मैटर। ठीक है, क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी को जरूरत के बजाय कंप्लायंस का पालन मानते हैं, यानी कि ये साइबर सिक्योरिटी को नेसेसिटी जरूरी नहीं मानते हैं, बस उनके मन में ये डर है कि इसका अनुपालन करना जरूरी है, क्योंकि सरकार का ये मैटर है। तो साइबर सिक्योरिटी का क्या है, बस एक मैटर ऑफ क्या है, कंप्लायंस है, यानी कि बस अनुपालन करना है, बस नियमों को ताक पर रखते हुए बस उसका पालन करना है। वो अपनी सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं, यानी उसको जरूरी नहीं मानते। तो ऐसा एडिटर कहना चाह रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं। इसलिए असेसिंग व्हाट डेटा हैज बीन अफेक्टेड, असेसिंग का मतलब होता है आकलन करना, जांच करना। ठीक है, व्हाट डेटा हैज बीन अफेक्टेड, यानी कौन सा डेटा क्या है, अफेक्ट हुआ है, यानी प्रभावित हुआ है, यानी जिसको चोरी की गई है ना, डेटा लीक किया गया, उसके बारे में कही जा रही है। तो आप देख सकते हैं डेटा हैज बीन अफेक्टेड, ये क्या है, आपका पैसिव वॉइस है, हैज बीन प्लस V3 फर्स्ट पार्टिसिपल। ठीक है,
तो इसको असेस करते हुए, ये पता लगाते हुए, जांच करते हुए कि कौन सा डेटा लीक हुआ है इन अर्ली स्टेज है, यानी कि शुरुआती समय में अर्ली स्टेज में कौन सा डेटा सही लीक हुआ है, यानी कि अफेक्ट हुआ है, प्रभावित हुआ है, ऑफ एन अटैक बिकम्स टेक्निकली इम्पॉसिबल, यानी किसके कारण जो अटैक हुआ है, डेटा लीक को लेकर जो अटैक हुआ वो क्या है, टेक्निकली रूप से इम्पॉसिबल बन गया है। टेक्निकली रूप से कहने का मतलब तकनीकी तौर पर उसको हैंडल कर पाना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है कि अगर शुरू में ये पता नहीं लगता है बात तब। चलिए इसको समझते हैं। इसलिए किसी अटैक के शुरुआती स्टेज में यह पता लगाना कि कौन सा डेटा प्रभावित हुआ है, टेक्निकली क्या है, नामुमकिन हो जाता है ना। ये थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है कि कौन सी डेटा लीक हुई है शुरुआती तौर पे। फिर जांच पड़ताल के बाद, काफी कुछ के बाद ये डेटा को पता किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है व्हाट्स द प्रॉब्लम विद डेटा एंड हु हैक्ड दैट और हाउ मेनी डेटा हैज बीन लीक्ड, हाउ मेनी डेटा हैव बीन लीक्ड, दे विल फाइंड आउट, बट नॉट इन द अर्ली स्टेजेस। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पब्लिक इंफॉर्मेशन, यानी कि पब्लिक को जो सूचना दी गई है उसके अनुसार, आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्या है, इससे सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे कॉमा है, यानी कि लोगों को, जनता को जो सूचना दी गई है, द फैसिलिटीज कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनअफेक्टेड। तो क्या कहा जा रहा है कि फैसिलिटीज को, यानी कि ये जो व्यवस्था का जो कोर है, कोर व्यवस्था जो है ना, यानी कि चीफ मेन कह सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो आधारभूत ढांचा है, इज अनअफेक्टेड, यानी कि वो प्रभावित नहीं हुआ है। यानी कि एडिटर ये कहना चाहता है कि जो भी हम लोग बात कर रहे थे साइबर क्राइम की, डेटा जो लीक हुआ है कुदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट में, उसका जो मेन जो है स्ट्रक्चरल डेटा जो है वो अनअफेक्टेड है, उसमें कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, उसको लीक नहीं किया गया है। इंस्टेड, इसके बावजूद, ये प्रपोजिशन है, आप देख सकते हैं इंस्टेड, इंस्टेड के साथ ऑफ का यूज नहीं हो सकता, मैंने अपने प्रीवियस सेशन में बताया है। इंस्टेड के जगह पे इन स्पाइट ऑफ का यूज कर सकते हैं, इसके जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ। थोड़ा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आए। इन स्पाइट ऑफ, यानी कि इन स्पाइट ऑफ का यूज किया जा सकता है, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ का यूज किया जा सकता है किसके जगह पे, इंस्टेड के जगह पे। इसके बावजूद अ ग्रुप कॉल्ड वर्ल्ड लीक्स, यानी कि एक जो ग्रुप है जिसको वर्ल्ड लीक्स कहा जाता है, सो कॉल्ड, यानी कि जिसको कहा जाता है, माउंटेड अ रैंसम अटैक compromising system belonging to Reliance Infrastructure, one of the engineering contractors of Unit 3 and 4। तो यहाँ पे आप तो समझ सकते हैं, पब्लिक जानकारी के मुताबिक के अनुसार फैसिलिटी के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई असर नहीं पड़ा है। इसके बजाय वर्ल्ड लीक्स नाम के एक ग्रुप ने यूनिट 3 और 4 के, यूनिट 3 और 4 के ऑफ यूनिट 3 एंड 4 इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट में से एक, यानी कि ये जो इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्टर जो उसमें से एक, जो किसका है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के सिस्टम को हैक करके एक रैंसमवेयर अटैक किया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक ग्रुप है जिसको वर्ल्ड लीक्स कहते हैं, उसने ये बताया है, यानी कि उससे पता चला है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के 3 और 4 यूनिट के इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट पर उसने क्या अटैक किया और उसके सिस्टम को क्या उसने हैक किया, यानी हैक करने की कोशिश की कह सकते हैं, या अटैक किया। ये बात किसकी है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप समझ सकते हैं कि रिलायंस वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड प्राइवेट कंपनी इन द वर्ल्ड, और उस पर भी क्या है, वो भी अभी सुरक्षित नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट अ सिक्योर as per the data privacy or data leakage. Anyway, let's continue. The data in the incident be hosted by Yotta Data Service, which said it detected suspicious activity on its server on May 29. तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इसमें ये कहा जा रहा है कि इस इंसिडेंट का डेटा जो है योटा डेटा सर्विस ने होस्ट किया था, यानी कि ये जो अटैक जो हुआ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी कि किसके द्वारा होस्ट किया गया था, होस्टेड बाय, यानी कि द डेटा इन द इंसिडेंट वर। अब यहाँ पे देखिए द डेटा यहाँ पे क्या है,
द डेटा, यहाँ पर डेटा जो है अक्सर ही क्या होता है, प्लूरल होता है, और इसका जो सिंगुलर होता है दैट्स डेटम, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड का यूज किया गया और वहां पे V3 का यूज किया गया, यानी कि ये पैसिव वॉइस में है। ये जो डेटा इन द इंसिडेंट, इस घटना में जो डेटा है होस्ट किया गया था किसके द्वारा, बाई प्रपोजिशन, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, योटा डेटा सर्विस, यानी कि जिसने इसको होस्ट किया था, जिसने इसको लागू किया था, जो which said it detected suspicious activity on its server on May 29, और जिसने क्या है ये बताया कि उसने क्या डिटेक्ट किया, सस्पिशियस यानी कि संदेहपूर्ण एक्टिविटी ऑन इट्स सर्वर्स ऑन 29 को, यानी कि 29 मई को उसके सर्वर पर क्या है, एक संदेहपूर्ण क्या है, एक एक्टिविटी को देखा गया। ये किसने बताया, ये किसने बताया है, योटा डेटा सर्विस ने, जो कि होस्ट किया था, जिसने कहा कि उसने 29 मई को अपने सर्वर का संदिग्ध एक्टिविटी का पता लगाया था। अच्छा माफ कीजिएगा, ये जो योटा डेटा सर्विस जो है इससे रिलायंस का कोई कनेक्शन नहीं है, ये बस एक एग्जांपल के तौर पर एडिटर बताना चाह रहा है कि योटा डेटा सर्विस के जो उसका जो कह सकते हैं सर्वर है, उसने भी, उस पर भी क्या है, एक संदेहास्पद एक्टिविटी कार्य दिखा अपने सर्वर पर कब, 29 मई को। आई होप इट इज क्लियर। इसका ब्रीफ देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन हाइड ब्रीचेस, यानी कि जो संस्थाएं हैं वो प्राय अपने ब्रीचेस को, यानी कि ब्रीचेस का मतलब भी मैंने क्या बताया था, ब्रीच का मतलब क्या, उल्लंघन, भंग, यानी कि वो जो रूल्स के खिलाफ जाते हैं अक्सर उसको छिपाते हैं। ड्यू टू फियर ऑफ लॉस एंड स्क्रूटिनी, किसके डर से, ड्यूटी क्या है, पोजीशन, किसके डर से, फियर का मतलब डर, लॉस ऑफ लॉस यानी कि किसी खोने के डर से, या सुरक्षा के डर से उसका है उसको छुपाते हैं। बिग साइबर preparedness and treating it as a compliance not necessity deepen the risk, और वो क्या है, अपने कमी को, साइबर में जो कमी है उसको वो अक्सर क्या करते हैं, उसको छिपाते हैं और उसको ट्रीट करते हैं एज अ कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब क्या है, बस वो अनुपालन करते हैं, एक अनुपालन के तौर पर उसको क्या फॉलो करते हैं, नॉट नेसेसिटी, उसको जरूरी नहीं मानते हैं, और जो कि यही कारण क्या है कि उसके रिस्क को और क्या है, बढ़ा देता है। डीपन द रिस्क कहने का मतलब रिस्क को और बढ़ा देना। आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं अगले स्लाइड में। According to open source intelligence platform Ransomlook, the data began appearing on World Leak on June 11। तो यानी कि एक ओपन सोर्स है, इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जिसको कि रैंसम लुक कहते हैं। रैंसम लुक क्या है, वो एक कह सकते हैं संस्था, कह सकते हैं एक ऑनलाइन वेबसाइट कह सकते हैं, जो कि डेटा लीक से हुई एक्टिविटीज को फाइंड आउट करता है, उसको ट्रेस करता है, पता लगाता है, जो कि क्या है, एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स क्या है यहाँ पे, ओपन सोर्स इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म जो है ये पूरा का पूरा क्या है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसके बारे में, रैंसम लुक के बारे में। अब ये रैंसम लुक क्या है, एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। तो उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू रैंसम लुक, अब वो क्या बता रहे हैं, द डेटा बिगैन अपीयरिंग ऑन वर्ल्ड लीक्स ऑन जून 11। ये जो डेटा है वो दिखने लगा था, अपीयर होने लगा था, कहां पे, वर्ल्ड लीक्स पे, कब, 11 जून को। वर्ल्ड लीक्स का एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां पर ये सब कुछ अपने आप के यहाँ अपीयर होने लगा था, जिससे कि पता चलता है, ये किसने पता लगाया, रैंसम लुक एक जो ओपन प्लेटफॉर्म है, जिसका काम क्या है, ट्रेस करना, फाइंड आउट करना, सर्च करना, डिस्कवर करना, किसी भी डेटा लीक को, या जो जिसमें मैल फंक्शनिंग हुआ है, या साइबर सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम होता है, उसको वो सर्च करता है, उसका पता लगाता है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। हाउएवर, फिर भी, हाउएवर क्या है, यहाँ पे क्या है, एक एडवर्बियल क्या है, एक एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है, जिसका मतलब कारण और परिणाम को यहाँ फिर से वो क्या करेगा, एक कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। द NPCIL issued a formal clarification only on July 15 following widespread media reports, जहां कि ये बताया गया है कि हालांकि NCPIL ने बड़े पैमाने पर मीडिया रिपोर्ट्स के बाद 15 जुलाई को ही एक
फॉर्मल क्लैरिफिकेशन जारी किया था। क्लैरिफिकेशन का मतलब क्या है? स्पष्टीकरण, यानी सफाई प्रस्तुत किया इसके बारे में। अब वो क्या सफाई प्रस्तुत करता है, चलिए इसको। हाउएवर यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। द PNCIL क्या है? एक सब्जेक्ट है इसका। इशूड क्या है? इसका मेन वर्ब है। और डिटर्मिनर है फॉर्मल क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन नाउन है, फॉर्मल क्या है? एडजेक्टिव है। ओनली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब। ओनली ऑन, ओनली ऑन के बारे में मैंने अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि ओनली के बाद ऑन का यूज किया जा सकता, ऑन ओनली नहीं हो सकता, ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। और ऑन का यूज कब करते हैं? जब हम किसी स्पेसिफिक डेट, डे या एक डेट के बाद मंथ का जो स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिकली जो अनाउंस करता है उसके बारे में, उसके पहले क्या ऑन का यूज किया जाता है। आई होप इट इज क्लियर। फॉलोइंग वाइडस्प्रेड मीडिया रिपोर्ट्स, यानी कि उसके बाद जो उसने क्या पूरे पूरे रूप में विस्तृत रूप में क्या मीडिया को ये रिपोर्ट्स दिया। किसने? NPCIL ने। NPCIL का मतलब मैंने अभी क्या बताया आपको? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आगे चलते हैं। सम 14.3 GB ऑफ फाइल्स हैव बीन रिलीज्ड, यानी कि सम का मतलब यहाँ पे पहले समझ लिए। सम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? लगभग, यानी कि अबाउट और अप्रॉक्स 14.3 GB ऑफ फाइल्स हैव बीन रिलीज्ड, यानी कि इसके संदर्भ में 14.3 GB की जो फाइल है वो रिलीज की गई है। तो ये पैसिव वॉइस में हैव बीन रिलीज आप देख सकते हैं। हैव है प्लस बीन है प्लस V3 है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट को दिखाता है, यानी कि इतना जीबी का जो फाइल है उसको रिलीज किया गया है, इंक्लूडिंग लेआउट्स। और इसके साथ साथ क्या और पब्लिश किया गया है, रिलीज किया गया है, लेआउट्स किया गया है। और वेंटिलेशन सिस्टम, यानी कि वेंटिलेशन सिस्टम यानी कि सिस्टम से जुड़ी हुई जो है उसकी जो कार्य पद्धति है उसके बारे में। वेंटिलेशन का मतलब यहाँ पे देख लीजिए, वेंटिलेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग फ्रेश एयर। वेंटिलेशन हवा का संचालन, हालांकि यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं होगा। एयर सर्कुलेशन, एरिएशन, और इसका एंटोनिम्स क्या है? स्टैग्नेशन और सफोकेशन, यानी उसमें रुकावट कह सकते हैं। तो यहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम का मतलब क्या कि उसने लेआउट को भी यहाँ पे बताया। किससे जुड़ी? सिस्टम का जो वेंटिलेशन सिस्टम, वेंटिलेशन कहने का मतलब कि जो उससे जुड़ी हुई कार्य पद्धति है, उसके दौरे जुड़े हुए एलिमेंट जो है उसको लेकर के है ये क्या है? लेआउट्स भी उसने जारी किया। किसने? ये बात सब किसके बारे में कही जा रही है? NPCIL के बारे में कही जा रही है कि ये सारे कार्य कौन कर रही है? NPCIL ही कर रही है। फ्लोर प्लान्स ऑफ एन एलिट कंट्रोल रूम, सप्लायर एंड वेंडर लिस्ट एंड इंश्योरेंस पेपर वर्क। और भी क्या क्या उसके साथ था? तथाकथित फ्लोर प्लान्स थे कंट्रोल रूम के। एलिट का मतलब होता है तथाकथित, यानी कि जो कि कहा गया है, बताया गया है। कंट्रोल रूम के फ्लोर प्लान से, यानी कि बेसिक प्लान किसके? सप्लायर के। वेंडर लिस्ट थे। और क्या था? इंश्योरेंस पेपर वर्क, यानी कि इंश्योरेंस जो बीमा से रिलेटेड जो पेपर वर्क थे वो भी क्या थे? उसमें रिलीज किए गए, यानी दिखाए गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, आगे इसमें पहले इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। इंक्लूडिंग यहाँ पे क्या है? ये एज ए एडजेक्टिव कर रहा है, जो लेआउट के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है। और साथ ही साथ किसके? ऑफ यहाँ पे प्रिपरेशन है। वेंटिलेशन सिस्टम यहाँ पे क्या है? कंपाउंड नाउन है। फ्लोर प्लान्स यहाँ पे क्या है? ये भी एक क्या है? कंपाउंड नाउन है। और किसके बारे में बताया जा रहा है? ऑफ यहाँ पे उसका ऑफ यहाँ पे प्रिपोजिशन है। और एलिट कहने का मतलब ये एक एडजेक्टिव है। और कंट्रोल रूम क्या है? इसका नाउन है, यानी कि तथाकथित कंट्रोल रूम जिसके बारे में बताया गया है। सप्लायर, वेंडर लिस्ट एंड इंश्योरेंस पेपर वर्क, ये सारे के सारे क्या है? नाउन है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। वाइल, अब यहाँ फिर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। हालांकि द फाइल्स हैव नॉट बीन इंडिपेंडेंटली ऑथेंटिकेटेड, हालांकि ये जो फाइल्स थे वो पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से ऑथेंटिकेटेड नहीं थे, यानी जांच नहीं की गई थी इसको, है ना। ऑथेंटिकेट का मतलब क्या होता है? जांच करना, प्रूव करना। ठीक है, द फाइल्स हैव नॉट बीन, ये पूरा जो सेंटेंस देख रहे हैं ये पैसिव वॉइस में है। द फाइल्स यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव इसलिए क्या है? फाइल्स को देखकर हैव लगा है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाया गया है। बीन इंडिपेंडेंटली, ये एडवर्ब है। ऑथेंटिकेटेड एडजेक्टिव है। ऑथेंटिकेटेड क्या है? एडजेक्टिव। हालांकि इस पूरे फाइल्स को पूरी तरीके से क्या है? स्वतंत्र रूप से इसकी जांच नहीं की गई, उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया गया, क्रॉस चेक नहीं किया कि ये सही है कि गलत है।
द एक्टर्स एंड देयर इंसेंटिव्स मेरिट अ क्लोजर लुक। हाँ, यहाँ पे क्या बताया जाए कि जो एक्टर्स है यानी कि जो अभिनेता हैं और उनके जो लाभ हैं, देयर इंसेंटिव्स है, उसको ज्यादा ध्यान रखा गया, उस पर ज्यादा क्लोजर लुक दिया गया है। ठीक है, उस पर क्या है, लेकिन एक्टर्स और उनके जो इंसेंटिव्स है पर करीब से नजर डालने की जरूरत है, यानी कि उसको भी देखा जाना चाहिए। हालांकि ऑथेंटिकेट तो नहीं हुआ पूरी स्वतंत्र रूप से, तो इसलिए इसके घेरे में कौन है, एक्टर्स और उनके इंसेंटिव, जिस पर कि क्या है एक गहन क्या है जांच करने की जरूरत है, क्लोजर लुक देने की जरूरत है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द एनपीसीआई हैज सेड, एनपीसीएल ने कहा है दैट कि द फाइल्स ओनली pertain to infrastructure beyond the facility's nuclear island. However, such information can still serve so-called intelligence preparation activities. यानी कि आप देख सकते हैं पहला यहाँ पे सेंटेंस ये है और यहाँ पे दैट क्या है, कंजंक्शन है, और उसके बाद क्या है दूसरा क्लाउज स्टार्ट हो रहा है, पहला क्लाउज है, और यहाँ पे क्या है द फाइल्स ओनली pertain इंश्योरेंस बियॉन्ड द फैसिलिटीज न्यूक्लियर, यहाँ तक क्या है इसका दूसरा क्लाउज है, आइलैंड तक। चलिए इसको समझते हैं। एनपीसीएल ने कहा है कि फाइल्स, क्या कहा है कि फाइलें सिर्फ फैसिलिटी के न्यूक्लियर आइलैंड के बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हैं। यानी कि जो फाइलें यहाँ पे, जो फाइल के भी हम लोग जिक्र कर रहे थे ऊपर वाले पॉइंट में, वो क्या है केवल उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत व्यवस्था से जुड़ी हुई है, और बियॉन्ड द फैसिलिटी न्यूक्लियर आइलैंड, यानी कि जो न्यूक्लियर आइलैंड है, वो जो जगह है, उसके 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 कह सकते हैं उसके लिंक से बाहर की बात है। तो इसलिए ये कहना चाह रहा है, आइडियल कहना चाह रहा है कि जो कहा गया है एनपीसीएल के द्वारा, कि एनपीसीएल ये कहना चाहती है कि ये जो एनपीसीएल ने कहा है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बियॉन्ड द फैसिलिटीज न्यूक्लियर आइलैंड, ये न्यूक्लियर आइलैंड के फैसिलिटीज के बाहर की बात है ना, इससे उसका कोई प्रभाव नहीं है। However, such information, however, फिर भी इस प्रकार के जो इंफॉर्मेशन है, सच इंफॉर्मेशन कहने का मतलब, सच क्या है, ये डिटर्मिनर है और इंफॉर्मेशन नाउन है, और हाउएवर क्या है, एक एडवर्ब की तरह यहाँ यूज हो रहा है। हाउएवर, सच इंफॉर्मेशन कैन स्टिल सर्व सो कॉल्ड इंटेलिजेंस प्रिपरेशन एक्टिविटीज, लेकिन फिर भी इस प्रकार के जो सूचनाएं जो होती हैं उसको रखा जा सकता है, उसको कहा जा सकता है कि ये हमारे इंटेलिजेंस प्रिपरेशन की एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं, इसको रखा जा सकता है, इसको कहा जा सकता है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है, वो फाइल्स भी और वो जो छोटे मोटे डेटा जो उस आइलैंड से रिलेटेड, वो भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंस रखते हैं। चलिए यहाँ पे वर्ड है ऑथेंटिकेशन, ये नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग जेन्युइननेस, यानी प्राथमिकता का सत्यापन, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, और इसका जो एंटोनिम्स हो गया क्या, फॉर्जरी, फेक, और फैलेसिफिकेशन, यानी कि जिसको कह सकते हैं फेक है, यानी कि ये झूठा है ना, उसको ऐसे समझ सकते हैं। ब्रीफ को देख लेते हैं। लीक्ड फाइल्स इंक्लूड लेआउट्स, सप्लायर लिस्ट एंड इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो लीक फाइल हुई है एनसीपीआईएल के द्वारा, जो बात कही जा रही है एनपीसीआईएल के द्वारा, ये जो लीक फाइल हुई है वो क्या है, सिंपली लेआउट्स हैं, सप्लायर्स के लिस्ट है और इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स, और कुछ नहीं है। अब ये जो बातें कही जा रही है एनपीसीआईएल के द्वारा, वो कितने सच है ये तो आने वाला समय बताएगा। इवन इफ, हालांकि आउटसाइड द न्यूक्लियर आइलैंड सच डेटा कैन एड होस्टाइल इंटेलिजेंस प्रिपरेशन, यहाँ तक कि ये जो न्यूक्लियर जो आइलैंड है उसके बाहर का जो डेटा है, सच डेटा कैन एड, इसमें जोड़ सकता है होस्टाइल इंटेलिजेंस, यानी कि बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं खतरनाक कह सकते हैं, या कह सकते हैं डेंजरस कह सकते हैं, किसके लिए, इंटेलिजेंस प्रिपरेशन के लिए ये साबित हो सकता है। आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं अगले स्लाइड में, 4th नंबर स्लाइड। इंडिया इज द 3rd मोस्ट ब्रीच्ड कंट्री and has already proved similar attacks against IIMs, Delhi, airlines and state government portals। तो कहा जा रहा है भारत सब्जेक्ट है, इज द 3rd मोस्ट ब्रीच्ड, यानी कि भारत जो तीसरा सबसे ज्यादा ब्रीच वाला देश है। तो ब्रीच का मतलब क्या है, उल्लंघन वाला, यानी कि यहाँ पे
एडिटर साफ तौर पे कहना चाह रहे हैं कि भारत जो है वो तीसरा सबसे बड़ा ऐसा देश है जहां पे नियम कानून को, डेटा प्राइवेसी को बहुत ही ज्यादा उस पर क्या है फेरबदल होता है, उल्लंघन किया जाता है, भंग किया जाता है। ठीक है, एंड हैज ऑलरेडी ब्रूक्ड सिमिलर, और पहले भी इसी प्रकार के, ब्रूक का मतलब यहाँ पे क्या है, ब्रूक यहाँ पे एडजेक्टिव है, ब्रूक का मतलब होता है बर्दाश्त किया जाना, यानी बर्दाश्त करना। ऑलरेडी ब्रूक सिमिलर अटैक्स अगेंस्ट, यानी कि ये पहले भी अटैक अटैक हो चुका है, यानी कि ये साइबर अटैक हो चुका है किसके खिलाफ, यानी अटैक अगेंस्ट, ये ध्यान रखिएगा। अटैक के बाद क्या अगेंस्ट, या कोई कंप्लेंट हो तो ऐसे नेगेटिव वर्ड स्पेशली होते हैं, अटैक, कंप्लेंट, है ना, FIR, तो इसके बाद जो भी प्रपोजिशन आएगा वो क्या आएगा, अगेंस्ट आएगा, जो कि यहाँ पे यूज किया गया है। किसके खिलाफ ये अटैक, किसके खिलाफ हुआ, AIIMs दिल्ली के खिलाफ, एयरलाइंस के खिलाफ, और जो स्टेट गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं, यानी कि राज्य सरकार के जो पोर्टल्स हैं उसके खिलाफ भी ये क्या है ऑलरेडी हो चुका है पहले भी। तो आप देख सकते हैं कि साइबर क्राइम क्या भारत में बहुत ज्यादा हो रहा है, ये शुरू से होता है, लेकिन भारत की जो सरकार है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस पर कोई कार्रवाई करने में विफल रही है। यहाँ पे एडिटर साफ तौर पे क्या है इसकी आलोचना कर रहा है कि हमारा भारत जो इतना समृद्ध है, लेकिन फिर भी भारत तीसरे नंबर पे है किसमें, साइबर अटैक्स को झेलने में, यानी कि भारत पे अटैक्स अक्सर किए ही जाते हैं। तो ये आलोचनात्मक प्रवृत्ति अपना रहा है कौन, एडिटर। आगे समझते हैं। इन दिस, अब यहाँ पे जो वर्ड है इसको क्या पढ़ेंगे, मिलियू। इन दिस मिलियू, मिलियू का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मिलियू का मतलब होता है प्रतिवेश, परिवेश, हाल कह सकते हैं, माहौल कह सकते हैं, मिलियू। मिलियू का यहाँ पे मतलब क्या होगा आप देख सकते हैं, इन्वायरमेंट और सेटिंग, परिस्थिति, माहौल, इन्वायरमेंट, सराउंडिंग, और इसका मतलब क्या, आइसोलेशन, सेपरेशन, एलिनेशन भी कहा जा सकता है इसको, यानी कि अलग, सबसे भिन्न, क्या एकांतवास जिसको कह सकते हैं। इन दिस मिलियू, यानी कि इस अवस्था में, इस माहौल में, ये क्या है, प्रोफेशनल फ्रेज है, हम ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंटेंस है प्रोफेशनल फ्रेज से स्टार्ट हुआ है। द गवर्नमेंट हैज पोजिशन्ड कुदानकुलम एज द सेंटर पीस ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पावर एम्बिशन, यानी कि अब यहाँ पे सरकार की बात कही जा रही है। सरकार ने क्या है कि सरकार ने ये जो इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर एम्बिशन है, न्यूक्लियर पावर जिसको जो कहाँ है, कुदानकुलम, उसको सेंटर पे यानी मुख्य केंद्र घोषित किया है, यानी इसको बनाया गया है, उसको पोजीशन दिया गया है इंडिया का न्यूक्लियर पावर का, जो कि उसके एम्बिशंस को, उनके एम्स को पूरा करने में सक्षम हो। तो आप इसको ऐसे समझिए कि इस माहौल में सरकार ने कुदानकुलम को भारत के न्यूक्लियर पावर एम्बिशन को के सेंटर पीस के तौर पर रखा है, यानी कि जहां सारे जो कार्य होंगे वो यहीं से एग्जीक्यूट होंगे, कहां से, कुदानकुलम से, जो कि इसका क्या है, कोर सेंटर, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एज CERT is conducting an investigation and Reliance and Yota have shared their finding with the government. CERT in an NPCIL should also clarify the nature of authenticity of the files. इसको समझते हैं। चूंकि CERT का मतलब यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। CERT का मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हुआ, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इस कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन, वो एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है, यानी कि एक इन्वेस्टिगेशन को प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, इस कंडक्टिंग, यानी कि कंडक्ट किया जा रहा है, उसको चालू किया जा रहा है, किसके द्वारा, CERT के द्वारा। एंड और रिलायंस एंड योटा हैव शेयर्ड देयर फाइंडिंग्स विद द गवर्नमेंट,
और रिलायंस और योटा ने भी, ये जो कंपनियां हैं, इन्होंने भी क्या है अपने यानी अपने सोर्स के अनुसार जो उन्होंने फाइंड किया है, जो भी डेटा उन्होंने इकट्ठा किया है इस डेटा लीक से रिलेटेड, वो गवर्नमेंट के साथ क्या है शेयर कर रही है ना, हैव शेयर्ड। यानी कौन कर रहा है शेयर? रिलायंस और योटा, किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ। CERT in and NPCIL should also clarify the nature and authenticity of the files। अब यहाँ पे एडिटर ये कहना चाह रहा है कि CERT और NPCIL को भी इसकी जांच करनी चाहिए, क्लैरिफाई करनी चाहिए किसकी? उस फाइल्स की, उसकी ऑथेंटिसिटी की, उसकी जांच की और उसकी प्रकृति की, कि वो डेटा कहाँ तक सही है जो कि रिलायंस या योटा कंपनी के द्वारा शेयर किया जा रहा है, उस पर भी जांच एक होनी चाहिए। यानी कि ये एडिटर कह रहा है किसको? CERT को और NPCIL को, कि उन सारे डेटा जो उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन संस्थाओं को, उस पर भी जांच करने की जरूरत है। आगे चलते हैं। Whether data were exfiltrated before detection and whether any credentials or supplier accounts have been exposed। अब यहाँ पे इसको समझते हैं कि whether data were exfiltrated, हालांकि डेटा जो है वो पूरी तरीके से क्या है, उसकी ट्रांसपेरेंसी को, यानी कि whether the data were exfiltrated का मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए exfiltrated का मतलब यहाँ पे है सीक्रेटली रिमूव्ड और ट्रांसफर डेटा, गुप्त रूप से बाहर निकाला गया डेटा। एक्सट्रैक्टेड और रिमूव्ड इसके सिनोनिम्स हो गए। और स्टोर्ड और रिटेन्ड, बनाए रखना, दैट्स कॉल्ड एंटोनिम्स। दैट इज दीज आर एंटोनिम्स। यानी कि जो डेटा जो है जिसको बाहर निकाला गया है, एक्सफिल्ट्रेटेड किया गया है बिफोर डिटेक्शन, यानी कि उसके जांच से पहले उसको निकाला गया है। एंड वेदर एनी क्रेडेंशियल का मतलब यहाँ पे क्या है, चलिए इसके अगले स्लाइड में है क्रेडेंशियल का मतलब है प्रमाण पत्र, पहचान संबंधी अधिकार, साक्ष्य, डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन प्रूविंग आइडेंटिटी और अथॉरिटी। और सर्टिफिकेशन, ऑथराइजेशन, ये इसके क्या है सिनोनिम्स है। और एंटोनिम्स क्या है? अनऑथोराइज्ड यानी फेक, जो कि पूरी तरीके से ऑथोराइज नहीं है, लीगली इसको समझ सकते हैं। तो वेदर एनी क्रेडेंशियल, ऐसी कोई जांच, ऐसी कोई गणना, और सप्लायर अकाउंट्स हैव बीन एक्सपोज्ड, और या तो सप्लायर्स को अकाउंट्स को एक्सपोज किया जाना चाहिए, यानी बाहर लाना चाहिए। एक्सपोज का मतलब क्या है? सबके सामने बाहर लाना है, एक्सपोज करना। एक्सपोज का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं मेड विजुअल और वल्नरेबल, उजागर किया जाना, सुरक्षित किया गया। रिवील्ड और अनकवर्ड इसके सिनोनिम्स है। हिडन और कंसील्ड, छिपा हुआ या दबा हुआ, दैट इज एंटोनिम्स। तो उसको उजागर करने की जरूरत है। अगर कोई ऐसा है, सप्लायर अकाउंट्स कुछ ऐसा है, तो उसको उजागर किए जाने की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं कि सप्लायर अकाउंट्स क्या है यहाँ पे, और क्या कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिव, और हैव बीन एक्सपोज क्या है पैसिव वॉइस में, कि हैव बीन और एक्सपोज किया, क्योंकि अकाउंट्स यहाँ पे क्या प्लूरल सब्जेक्ट है। डेटा अक्सर प्लूरल होता है और उसके बाद वर्ब का यूज किया गया है। एक्सप्लिटेड क्या है, यहाँ पे वर्ब है, मेन वर्ब है। बिफोर यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, इसका डिटेक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट है। एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। वेदर क्या है, ये तो चाहे अथवा ना चाहे। एंड एनी क्रेडेंशियल, जो भी जो गणना लाइक उसकी सुरक्षा से रिलेटेड जो भी उसके क्रेडेंशियल है, प्रमाण पत्र है, उसके बारे में बात की जा रही है। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये ऑलरेडी आगे वाले स्लाइड में है, तो हम लोग वहीं चलते हैं। और आप ये जो दो क्रॉस वाले स्लाइड देख रहे हैं, जिसका कि डिस्कशन हम लोगों ने पहले कर लिया है चौथी स्लाइड में, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इस वाले पॉइंट से। अब हम लोग इसी का डिस्कशन हम लोगों ने किया था। CERT in and NPCIL should clarify the nature and authenticity of the files। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि CERT और NPCIL उसको क्लैरिफाई कर लेना चाहिए, किसका? नेचर और ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइल्स, फाइल्स की जो प्रमाणिकता है और उसका जो नेचर है, प्रकृति है, वो कैसी है, वो सही है या गलत है, उसके डेटा में कितनी क्या है, कितना वो एक्यूरेट डेटा है, उन सबकी क्या है क्लैरिफिकेशन कर लेना चाहिए। किसको? इन दोनों संस्थाओं को। वेदर, चाहे डेटा वर एक्सफिल्ट्रेटेड बिफोर डिटेक्शन, चाहे तो डेटा क्या है पहले ही निकाल दिया गया है जांच के पहले ही, या एंड वेदर एनी क्रेडेंशियल और सप्लायर अकाउंट्स हैव बीन एक्सपोज्ड, या तो फिर क्या कोई भी क्रेडेंशियल हो, प्रमाण हो,
या सप्लायर्स को एक्सपोज किए जाने के पहले। तो ये भी हम लोग पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुके थे। लास्ट वन हम लोग देख लेते हैं। रेडिकल, रेडिकल का मतलब होता है मौलिक रूप से या मूल रूप से। रेडिकल ट्रांसपेरेंसी, रेडिकल transparency is impossible here, but basic cyber hygiene and proactive communication are non negotiable। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी तो नामुमकिन है, लेकिन बेसिक साइबर हाइजीन यानी कि उसकी सिक्योरिटी, हाइजीन का मतलब क्या आता है, हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग को हाइजीन मेंटेन करना है, यानी कि अपने आप को सुरक्षित रहना है, उसकी सुरक्षा से लेकर बॉडी हाइजीन, खाने से लेकर हाइजीन है ना, हैंड वॉश से रिलेटेड हाइजीन, तो ये सारे हाइजीन का मतलब क्या होता है, सुरक्षा, साइबर हाइजीन। और प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अगर बात हो पूरे देश के प्राइवेसी को लेकर तो उसमें कहीं भी कोई समझौता करने की गुंजाइश नहीं है। तो रेडिकल ट्रांसपेरेंसी इज इम्पॉसिबल, यानी कि पूरी तरीके से जो ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि पारदर्शिता जो है, खुला रवैया जो है, वो मौलिक रूप से है ना, वो इम्पॉसिबल, असंभव है यहाँ। बट हाँ, लेकिन क्या है, इसमें क्या किया जा सकता है, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, अगर इधर सही किया गया, एक बात कही गई तो इधर दूसरा बात भी कहा जाएगा। बट बेसिक साइबर हाइजीन एंड प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन, हाँ, लेकिन इसके अलावा क्या है, एक बेसिक जो फंडामेंटल साइबर हाइजीन है, यानी कि उसकी सुरक्षा से रिलेटेड जो है, और प्रोएक्टिव, सक्रिय जिसको कह सकते हैं, है ना, सक्रिय और पहल करना पहले, यानी कि उसके पहले ही पहल करते रहना, और उस पे एक क्या है, एक कीप एन आई ऑन दैट सिस्टम, कम्युनिकेशन आर नॉन नेगोशिएबल। हाँ, उस कम्युनिकेशन पे, यानी कि उस रिलेटेड जो बातें हैं उस पर वर्क किया जा सकता है, ये नेगोशिएबल नहीं हो सकता। यानी कि एडिटर कह रहा है क्या कि मौलिक रूप से जो पारदर्शिता है ये तो संभव है यहाँ पे, लेकिन हाँ, साइबर क्राइम से रिलेटेड उसके साइबर हाइजीन को, सुरक्षा को, और प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि उससे पहले की जो कार्य पद्धति है उसकी जांच से रिलेटेड, उसको क्या है, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो नेगोशिएबल नहीं है। सो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आज हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इसको एक एडिटोरियल जो 27 माफ कीजिएगा 17 जुलाई का जो क्या है एडिटोरियल, उसकी आज हम लोगों ने बात की। आई होप कि आज का जो एडिटोरियल रहा होगा आपको समझ में आया, जहां पे मैंने एक अलग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक और एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं, टेक केयर।